राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। सरस्वती जी को अपने पति दीनदयाल जी के साथ अपने बेटे बहू के पास शहर में आए हुए आज 7 साल पूरे हो चुके थे। पहले शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था जब उनकी बहू मीठी मीठी बातें करके उनके कामों की तारीफ किया करती थी, लेकिन आज वही बहू तारीफ की बजाय नौकरों की तरह आर्डर दिया करती थी। कुछ समय पहले की बात है जब सरस्वती जी अपने पति दीनदयाल जी के साथ गांव में रहा करते थे। सरस्वती जी का एक ही बेटा जिसका नाम पंकज था। पंकज की पढ़ाई पहले तो गांव में होती है, फिर जब गांव की पढ़ाई खत्म हुई तो शहर चला आता है। शहर में भी बेटे ने पढ़ लिख कर बहुत खूब तरक्की किया। शहर में उसकी नौकरी भी लग जाती है और शहर में ही उसी की ऑफिस में एक लड़की काम कर रही थी जिसका नाम कविता था। कविता उसे पसंद आती है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, फिर बात शादी तक पहुंच जाती है। पंकज अपने माता पिता को बताकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही शादी करना चाहता था, इसीलिए वह एक दिन अपने गांव पहुंच जाता है और अपने माता पिता को लड़की की फोटो दिखाते हुए कहता है कि हमने आपके लिए बहू चुन लिया है। यह लड़की भी नौकरी करती है और संस्कारी भी है, हमारे परिवार के लिए सही रहेगी। बेटे की पसंद दोनों माता पिता को अच्छी लगती है क्योंकि उसका पहनावा और उसके रूप को देखकर ही सरस्वती जी कह देती है कि लड़की संस्कारी है, मेरे बेटे की पसंद लाखों में एक है। इसीलिए चट मंगनी पर ब्याह हो जाता है। शादी होने के बाद सारी रस्में जब खत्म हो जाती है तो कविता और पंकज 1 महीने तक अपने गांव में रुकते हैं। उसके बाद अपने माता पिता से विदाई लेकर उन्हें खूब समझाकर, माँ तुम हमारी चिंता मत करना, हम तुमसे मिलते आते रहेंगे और हाँ, हम नहीं आ पाए तो तुम हमारे पास शहर आ जाना। माँ बहुत रो रही थी क्योंकि बहू 1 महीने साथ रुकी थी। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। आज जब बहू बेटा दोनों शहर जा रहे थे तो घर सूना पड़ गया था, इसीलिए माँ का दिल उदास था। अब बेटे और बहू को गए हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। हाँ, दोनों का फोन जरूर आता था। अपने सास ससुर से बहू भी बात किया करती थी और पंकज भी। इसीलिए सरस्वती जी अपने को खूब नसीब वाली समझती थी। जो मैंने सोचा भगवान ने सब पूरा कर दिया। मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा, अच्छी खानदानी और संस्कारी बहू भी मिल गई है, हम दोनों का ध्यान भी रखती है। अब क्या चाहिए, बस हर वक्त वह अपने बेटे और बहू के लिए भगवान से उनकी खुशी के लिए दुआ मांगती रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। 9 महीने हो चुके थे। एक दिन पंकज ने अपनी माँ के पास फोन लगाकर कहा, माँ एक खुशी की बात है। तो सरस्वती जी ने कहा, बेटा जल्दी से बता, सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। पंकज ने कहा, माँ तुम दादी बनने वाली हो, 2 महीना चल रहा है। कविता का कहना है कि माँ भी हमारे पास आ जाती तो हम इस खुशियों को साथ में मिलकर बांटते। सरस्वती जी इस बात को सुनकर फूली ना समाई। अपने पति दीनदयाल जी से कहने लगी, बेटे ने हमें बुलाया है, हमें शहर जाना है, हम दादा दादी बनने वाले हैं। दीनदयाल जी भी यह खुशी सुनकर बहुत खुश हुए। बड़ी खुशी की बात है, एक लौता बेटा पिता बनने जा रहा है, परिवार बढ़ने जा रहा है और फिर हम दादा दादी बनने जा रहे हैं। क्यों नहीं, हम जरूर शहर चलेंगे। सारी तैयारियां होने लगी। सरस्वती जी अपने हाथों से अपनी बहू के लिए मेथी का लड्डू, सोंठ का लड्डू, हल्दी का लड्डू, कई प्रकार के देसी घी से, ड्राई फ्रूट से पौष्टिक लड्डू बनाने लगी। पूरा डिब्बा तैयार कर लिया और बहुत सारी चीजें उन्होंने रख लिया जो उनकी बहू के लिए काम आएगी। सब कुछ तैयार कर बेटे को बोल दिया, बेटा कब लेने आ रहा है? मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है, हमारा लड्डू सब तैयार हुए हो चुका है। पंकज माँ के कहने पर जल्दी ही पहुँच जाता है। सरस्वती जी दीनदयाल जी अपने बेटे बहू के पास शहर में आकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। सरस्वती जी अपनी बहू को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी।
बहू, तू ऑफिस भी जाती है, तुझे आराम नहीं मिलता, इसीलिए तू घर के काम बिल्कुल मत कर। मैं किस लिए हूँ? इसीलिए ना आई हूँ कि तुझे आराम दे पाऊँ। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बड़ा आराम मिल रहा था कविता को। धीरे धीरे 9 महीना कब का गुजर गया, कविता को पता भी नहीं चला। और फिर उसने 9वें महीने में एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। दीनदयाल जी और सरस्वती जी दादा दादी बन चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 2 महीने तक कविता ने बेड रेस्ट किया। सरस्वती जी बेड पर चाय, नाश्ता, खाना, पौष्टिक आहार बना बनाकर अपनी बहू को खिलाती रही। धीरे धीरे मुन्ना 6 महीने का हो गया था। एक दिन सरस्वती जी ने कहा, बहू, सालों हो चला है घर को छोड़े। जब मुन्ना पेट में 2 महीने का था तब मैं आई थी। अब मुन्ना जन्म लेके 6 महीने का हो चुका है। अब हमें अपना गांव का घर, खेती बाड़ी भी देखना होगा। यह कहकर सरस्वती जी और दीनदयाल जी अपने गांव के घर में वापस चले जाते हैं। सरस्वती जी के जाने के बाद कविता को घर का सारा काम संभालना पड़ जाता है। बेटे की देख रेख, ऊपर से वह नौकरी पर भी जाना चाहती थी। उसने एक दिन अपने पति पंकज से कहा, माँ जी के जाने के बाद तो अब मैं नौकरी कर ही नहीं पाऊंगी। घर का भी इतना काम हो जाता है, बच्चे को संभालना। तुम एक काम क्यों नहीं करते? हमेशा के लिए अपनी माँ को यहीं पर क्यों नहीं रख लेते? पंकज ने कहा, गांव में भी इतना बड़ा घर है, खेती बाड़ी है, माँ बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। कविता ने कहा, एक बार बात करके तो देखो। एक दिन सरस्वती जी के पास बेटे का फोन आ ही जाता है। माँ, जब से तुम चली गई हो यह घर घर नहीं लगता, बड़ा सूना सूना लगता है। मुन्ना को तुम इतने अच्छे से संभालती थी कि उसको तुम्हारी आदत हो गई है। माँ, तुम वापिस क्यों नहीं आ जाती हमारे पास? सरस्वती जी ने कहा, बेटा, अभी तो आई हूँ, यहाँ की भी देखभाल करनी है। माँ, हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। सरस्वती जी को भी अपने बेटे और पोते की आदत हो गई थी। वह जब से बेटे के घर से आई थी, पड़ोसियों से, अपनी सहेलियों से सिर्फ अपने पोते की बात करती। मेरा मुन्ना ऐसा है। मेरा मुन्ना हंसने लगा, क्योंकि सरस्वती जी पूरे 6 महीने मुन्ने की मालिश करती। रात को जब मुन्ना रोने लगता था तो कविता लाकर सास के पास रख देती। दोनों दादा दादी मुन्ने के साथ जागते, उसे खिलाते। इसीलिए सरस्वती जी को और दीनदयाल जी को मुन्ने की आदत हो गई थी। लेकिन सरस्वती जी को कुछ ज्यादा ही अपने पोते की याद आ रही थी। वहीं दीनदयाल जी थे, उन्हें अब बेटे बहू के घर जाने का मन नहीं था, क्योंकि उनका यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा था। घर था, उनकी खेती बाड़ी थी, कौन संभाले? इसीलिए उन्होंने कहा, सरस्वती, यदि हम शहर में रहेंगे तो हमारा यहाँ सब कुछ उजड़ जाएगा, कौन देखभाल करेगा? वह अपने पति को कहती है, देखो, मुन्ने के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। पंकज आ रहा है, सोच समझकर जवाब देना। अब पंकज अपने पुराने घर पर आता है और मम्मी पापा से कहता है कि चलो हमारे साथ। वही समस्या रख देते हैं कि यहाँ की देखभाल कौन करेगा। पंकज कहता है, पापा, एक बात मानो, यहाँ का सब कुछ बेच दो और शहर में हम बड़ा मकान ले लेते हैं, फिर वहीं हम लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। आप यहाँ, हम वहाँ, यह सब ठीक नहीं लगता। अब तो आपका पोता भी है, उसको भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के साथ रहे, आप लोग उसे संभाले। देखिए पापा, मना मत करना। सरस्वती जी यह बात सुनकर खुश तो हो जाती हैं, लेकिन गांव का घर बेचने का मन उनका भी नहीं था। फिर वह पोते के मुंह में ऐसे बेकरार हो गई कि अपने पति को समझाने लगी, देखो जी, ठीक ही तो पंकज कह रहा है, आखिर हमारा इकलौता बेटा है। अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो और किसके साथ रहेंगे? अब बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बेटा ही तो होता है। एक साथ रहेंगे तो मुन्ने को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। सरस्वती जी के समझाने पर
दीनदयाल जी बात मान जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी पत्नी अपने पोते के साथ रहने के लिए कितना उत्साहित हो रही थी। दीनदयाल जी पत्नी की खुशी के लिए बेटे की बात मानकर घर और जमीन बेचकर बेटे को पैसा दे देते हैं। वह एक बड़ा सा फ्लैट ले लेता है जिसमें 3 कमरे, हॉल और किचन, एक कमरा बेटे बहू का, एक कमरा सास ससुर का और एक मेहमान के लिए हो जाता है। अब सारी व्यवस्था ठीक तरह से हो गई थी। सरस्वती जी जब से बेटे बहू के घर पर गई थी, पहले से ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। बहू अब नौकरी पर जाने लगी थी। बेटा तो पहले से नौकरी पर जा ही रहा था। सरस्वती जी और दीनदयाल जी दोनों मिलकर बच्चे को संभालते, घर को संभालते, बाहर से सामान लाते। सुबह से नाश्ता से लेकर रात तक का खाना सरस्वती जी बनाया करती। सरस्वती जी को अब यह काम करते हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे। मुन्ना 7 साल का हो गया था। अब मुन्ने का स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था। मुन्ना स्कूल जाने लगा था, लेकिन अब सरस्वती जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अब घर के काम इतना जल्दी नहीं कर पाती थी। कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा उठने का मन नहीं हो रहा, सिर भारी लग रहा है, आप मेरे लिए नाश्ता और हम दोनों का टिफिन भी बना देना। सरस्वती जी पहले बहू बेटे के लिए नाश्ता बनाई और फिर उनका टिफिन बना दी। इधर दीनदयाल जी आवाज दे रहे थे, अरे आज तुमने मेरी चाय नहीं दी, क्या हुआ, इतना लेट क्यों कर रही हो? सरस्वती जी ने कहा, रुको, ला रही हूँ, पहले ऑफिस जाने वालों का काम कर दूं। तभी आकर उनका मुन्ना कहता है, दादी मेरी भी वैन आती ही होगी, मेरे लिए टिफिन नहीं बनाया क्या? सरस्वती जी बहू बेटा का टिफिन निकाल कर रखी ही थी कि पोते के लिए फिर से वह पोहा बनाने लगती हैं। दीनदयाल जी उधर से आवाज दे रहे थे, मेरी चाय का टाइम हो गया, आज कितना देर कर रही हो? बहू बेटे का टिफिन उनके हाथ तक तो नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए बहू आकर कहने लगी, माँ जी मेरा टिफिन अभी आपने दिया नहीं, बनाया नहीं क्या? बहू टिफिन तो बना दिया, देने ही आ रही थी कि मुन्ना आ गया। अरे माँ जी अभी मुन्ना का टिफिन नहीं बनाया, उसकी वैन आ जाएगी तो क्या उसका अकेले का इंतजार करेगी? माँ जी थोड़ा जल्दी उठा करो, आप तो सुबह के 9 बजे तक सोती रहती हो। कहाँ बहू, मैं तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, 9:30 बजे तो तुम सोकर उठती हो, इसीलिए तुमको लगता है कि मैं भी 9:30 बजे उठी हूँ। माँ जी अब आप मेरी बराबरी करने लगी, आपको पता भी है कि यह घर मेरी और मेरे पति के कमाई से चलता है। वह अब एक साइड में चाय रखी थी और एक चूल्हे में अपने पोते के लिए पोहा बना रही थी। वह जल्दी जल्दी पोहा टिफिन में भरकर उसके बैग में दे देती हैं। बहू बड़बड़ाती हुई दोनों टिफिन उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने पति के लिए चाय और बिस्किट ले जाकर देती हैं। आज उनका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू था। दीनदयाल जी बहू की आवाज सुन रहे थे और वह समझ गए थे कि सरस्वती जी अपनी आंसू छुपा रही है। वह अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहती हैं, आज आपकी चाय लेट हो गई जी, लो चाय पी लो, फिर मैं आपके लिए दवाइयाँ लाती हूँ। बैठो सरस्वती, तुम अपने आंसू क्यों छुपा रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ? कुछ नहीं जी, बस यूं ही। मैं सब समझता हूँ सरस्वती, क्या मैं देखता नहीं हूँ जिस तरह से तुम जवान बहू की तरह पूरा दिन घर का काम करती हो, और बहू 2 दिन नाश्ता बनाने को बोलकर फिर यह भूल गई कि नाश्ता वह पहले बना लिया करती थी। अब तो वह तुमसे सुबह का नाश्ता और टिफिन भी बनवाने लगी। पहले था कि तुम दोपहर का खाना और बच्चे का टिफिन, ये घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन कुछ समय से देख रहा हूँ कि बहू घर के कामों में मदद ही नहीं करती। कविता ने ऐसा ही किया था, 2 दिन बीमारी का बहाना बनाकर सास को काम बोल दिया, फिर तो वह यह भूल ही गई
कि मुझे भी घर के कुछ कामों में मदद करनी चाहिए। बूढ़ी सास आखिर इतना काम कब तक करेगी? दीनदयाल जी ने पूछा। पंकज ने यह सारी बातें सुना, कुछ बोला क्या? सरस्वती जी ने कहा, नहीं, वह तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। क्या उसकी आंखें अंधी हो गई है? उसे दिखाई नहीं देता कि बूढ़ी माँ किस तरह से रातों दिन काम पर लगी रहती है। ऊपर से बहू चार बातें सुनाती भी है और बेटे की जवान तो जैसे ताला लगाकर रख लिया हो। दीनदयाल जी अब गहरी सोच में पड़ गए। सरस्वती, यह अब नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। सरस्वती जी ने कहा, क्या करोगे? जैसा चल रहा है चलने दो। जितने दिन काम कर पाऊंगी करूंगी, आगे का भगवान मालिक है। अब कितने दिन कर पाओगी? रात भर करवटें बदलती हो, तुम्हारे कमर और हाथ पैर का दर्द मैं देखता हूँ। उन लोगों को क्या पता कि अब तुम्हें कितनी तकलीफ रहने लगी है। और सुबह 5:30 बजे से उठकर रसोई में घुस जाती हो। सरस्वती जी मायूस होकर बोली, अब कर भी क्या सकती हूँ, आप ही बताइए। दीनदयाल जी ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने अपना गांव का घर और जमीन बेचकर यह घर खरीदवाया है, इसमें हमारा अधिकार है। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बेटे बहू की गुलामी नहीं सहेंगे। हमें अपने गांव वापस जाना होगा। सरस्वती जी गहरी सांस लेकर कहती हैं, गांव का जगह जमीन तो बिक गया है जी, अब हम गांव में जाकर कहाँ रहेंगे। हम अपना खुद का फिर से घर बनाएंगे। पंकज से बात करेंगे, वह मुझे पैसे दे देगा और मैं गांव में घर बना लूंगा। यह कहकर वह कुछ सोच विचार में बैठ गए थे। तभी उनकी मोबाइल में फोन आया। उनके एक दोस्त ने बताया कि मेरी बेटी की शादी थी। मैंने तुम्हारे बेटे के मोबाइल में फोन किया था कि अपने पिताजी को बता देना। वैसे मैं पहले तुमको ही फोन लगा रहा था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था। दीनदयाल जी ने कहा, मेरी मोबाइल का चार्जर 2 दिन से खराब था, इसीलिए मेरी मोबाइल बंद थी। मैं नया चार्जर लाया हूँ, तभी चार्जिंग किया। वह अब गुस्से में आ गए थे। अपने बेटे पंकज के पास आकर कहते हैं, पंकज, मेरे दोस्त का फोन आया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पंकज कुछ बोल पाता कि कविता आकर कहती है, बाबूजी, यहाँ इतने सारे काम छोड़कर आप अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाएंगे? वहाँ जाने के लिए समय किसका है? अब हम शहर में रहते हैं, गांव वालों के यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं जाएंगे। दीनदयाल जी ने कहा, जिस तरह से मैं बचपन से अपने गांव से जुड़ा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, तो क्या शहर में आकर सब रिश्तेदारी और अपना व्यवहार भूल जाऊं? मैं जाऊंगा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह चुपचाप कमरे में आए और अपना सामान एक बैग में भरने लगे। दूसरे दिन सुबह दोनों पति पत्नी उठकर गांव चले जाते हैं। यह बात पंकज और कविता को पता नहीं थी। जब सुबह 9 बजे कविता सोकर उठी तो उसने देखा अभी किचन में कुछ नहीं बना था। वह गुस्से से सास के कमरे में गई। माँ जी, तुम कहती हो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, अभी तक सो रही हो। कहते हुए उसने जैसे ही दरवाजे को धक्का मारा, दरवाजा अपने आप जल्दी से खुल गया। देखा तो अंदर कमरा खाली था। वह आवाज देती है, पंकज, इधर आओ तो। अरे जल्दी आओ ना। पंकज, क्या हुआ? क्यों इतना आवाज दे रही हो? देखो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? दोनों सुबह सुबह कहाँ घूमने चले गए? मुझे क्या पता, क्या मुझे बताकर गए हैं? पंकज भी झुझलाते हुए बोला। कविता अपने मोबाइल से ससुर के मोबाइल में कॉल करने लगती है, लेकिन दीनदयाल जी बहू का फोन नहीं उठाते। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वह मोबाइल बेड पर पटक किचन में पहुंच जाती है, क्योंकि उसके बेटे की स्कूल वैन भी आने वाली थी। अब उसे ऑफिस के लिए तो आज लेट हो गया था। वह इस भरोसे से सो रही थी कि सास ने सब कुछ तैयार कर दिया होगा, मेरा टिफिन और पंकज का टिफिन नाश्ता। मैं नहा धोकर तैयार होकर
नाश्ता करके टिफिन लेके चली जाऊंगी। लेकिन आज जब उसे बेटे की टिफिन और उसके पति का टिफिन, नाश्ता बनाना, घर का काम करना सब कुछ बाकी रह गया था, तो वह ऑफिस कैसे जा सकती थी। इसीलिए वह जल्दी जल्दी पंकज का टिफिन और अपने बेटे का टिफिन बनाकर उसे उसकी स्कूल वैन में बैठा देती है और फिर घर के सारे काम निपटाने लगती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ना तो ससुर फोन उठा रहे थे और ना वह अपनी गुस्सा निकाल पा रही थी। इधर दीनदयाल जी जब अपने दोस्त के घर आते हैं, उनसे मिलकर उन्हें बड़ी खुशी होती है। उनके दोस्त कहते हैं, अरे दीनदयाल भाई, तुम तो मेरी बेटी की शादी में नहीं आए। तुम मेरी बेटी नेहा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, यही कहते थे कि मेरा एक बेटा है और तुम्हारी बेटी मेरी ही बेटी है। दीनदयाल जी कहते हैं, अब शर्मिंदा मत करो, मुझे पता चलता तो मैं जरूर आता। जब मुझे पता चला तो देखो मैं सुबह ही पहुंच गया। हाँ दोस्त, क्या करूं, मेरे बेटे ने मुझे बताया ही नहीं। वह कुछ मायूस से हो गए। तो उनके दोस्त ने कहा, क्या हुआ, उदास क्यों हो गए, बताओ तो सही। इतने दिनों का छुपा हुआ उनके दिल का दर्द दोस्त के सामने रोक नहीं पाया, आंसू बनकर बहने लगा। उनके दोस्त ने कंधे पर हाथ रखा, उन्हें हिम्मत देते हुए कहने लगे, अरे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सुख दुख में हमेशा शामिल होता रहा, आज अपने दोस्त से छुपाओगे। दीनदयाल जी रो रो कर सारी बात बताने लगे कि किस तरह से उनके बेटे और बहू ने उनका गांव का घर और जमीन बिचवा दिया और उसी पैसों से शहर में मकान खरीदा। लालच दिया कि हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन दोनों बहू बेटे नौकरी पर जाने लगे और हम दोनों बूढ़े माता पिता को फ्री का नौकर और नौकरानी समझकर बंधुआ मजदूर बनाकर घर के अंदर रखने लगे। हम दोनों तो जब से बेटे बहू के पास गए हैं, अपनी जिंदगी के सारे सुख भूलकर बस रातों दिन काम और उनके अंदर में जी रहे हैं। दीनदयाल जी के दोस्त ने कहा, आपके साथ यह बहुत बुरा हुआ। आपको अपना घर वापस चाहिए, पैसा चाहिए तो बताओ। आपको पता नहीं, मेरा बेटा अब वकील बन चुका है और इस शहर का नामी वकील भी है। वैसे भी यदि बूढ़े माता पिता अपनी प्रॉपर्टी यदि अपने औलाद को नहीं देना चाहते तो कानून भी उनके साथ है। धोखेधड़ी से यदि बेटे ने आपकी जमीन और घर बिचवा कर पैसे हड़प भी लिए हैं तो भी हम कानूनी कार्यवाही करके उसे वापस ले सकते हैं। दीनदयाल जी अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मन में थोड़ा साहस तो लिए, लेकिन कहने लगे, अब क्या हो सकता है। बहू ने धमकी दिया है कि यह घर मेरे नाम पर है। यदि ज्यादा बोलने और इस घर में मनमानी करने की हिम्मत की तो रोड पर लाकर बिठा दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता दोस्त, बस हम कहीं का नहीं रहे। दीनदयाल जी के मित्र ने उनका हाथ थामते हुए कहा, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। तुम्हारे बेटे ने जो जो तुमसे कहा था वह पूरा नहीं किया है। तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। बातें दोनों की हो ही रही थी कि अभी उनके मित्र का बेटा भी आ गया। दीनदयाल जी के पैर छूकर कहने लगा, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं। बहन की शादी में आप नहीं आए, आंटी जी को भी नहीं भेजा। दीनदयाल जी ने कहा, बेटा हमें पता ही नहीं चला था कि तुम्हारी बहन की शादी कब है। कल ही हमें पता चला तो देखो रात बीतते ही हम दूसरे दिन आ गए। फिर उनके दोस्त का बेटा जानने लगा तो उनके मित्र ने कहा, समीर बेटा इधर तो आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। वह कहता है, हाँ पापा, क्या बात करनी है। फिर वह दीनदयाल जी की सारी समस्या अपने बेटे के पास रख देते हैं कि किस तरह से तुम्हारे अंकल के साथ फ्रॉड हुआ है। समीर कहता है, अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे ये बताइए
कि आपने जब इस घर को बेचा था तो पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे? सारी बात आप हमें बताइए। दीनदयाल जी ने कहा, पैसे तो पहले मेरे और मेरी पत्नी सरस्वती जी के ज्वाइंट अकाउंट में आए थे। फिर जब बेटा शहर में घर लेने लगा तो हम लोगों ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। समीर ने कहा, बस यही एक बहुत अच्छा मौका है। पहले पैसे आपके अकाउंट में आए थे, अब आपके फेवर में ही फैसला होगा। दीनदयाल जी के चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी छा गई। 2 दिन अपने दोस्त के घर में रुककर दोनों पति पत्नी शहर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचे, कविता गुस्से से उनके ऊपर भड़कने के लिए ही तैयार थी। सास ससुर को देखते ही कहने लगी, आ गए? कहाँ गए थे 2 दिनों तक? और मैं इधर फोन लगा रही थी तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दोनों ने बहू की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और अपने कमरे में चले गए। इस तरह से व्यवहार को देखकर कविता को और ज्यादा चिढ़ होने लगी। वह पीछे पीछे सास ससुर के कमरे तक पहुंच गई और जोर से कहने लगी, पंकज जरा आओ तो। तुम्हारे माँ और पिताजी के आज तेवर बदले हुए हैं। इनसे पूछो कि यह 2 दिनों से कहाँ गायब थे। मैं 2 दिनों से ड्यूटी नहीं जा पाई। आखिर इस घर में रहना है तो इन्हें घर के काम और मेरी बातों को मानना होगा। अब दीनदयाल जी ने कहा, बहू यह घर मेरा है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम इस घर की मालकिन नहीं हो और ना ही हम दोनों इस घर के नौकर हों। कविता ने कहा, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया कि यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही चलेगा। दीनदयाल जी ने कहा, आगे आने वाला समय तुम्हें बता देगा कि किसकी मर्जी चलेगी। दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। कविता सोच रही थी कि मेरे गुस्सा करने पर माँ जी कमरे से बाहर आएगी और किचन का काम करेगी, लेकिन सरस्वती जी आज किचन में काम करने नहीं गई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी शहर में ही निकल जाते हैं। दोनों बाहर खाना खाते हैं, पिक्चर देखते हैं और फिर शाम को घर लौटते हैं। कविता इस तरह से अपने सास ससुर के व्यवहार पर काफी नाराज थी। अरे यह इन दोनों के पंख लग गए हैं, अपने मनमानी उड़ रहे हैं। देखो यह दोनों कर क्या रहे हैं। पंकज अब मेरा गुस्सा मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तुम अपने मम्मी पापा से पूछो कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, नहीं तो हम उन्हें इस घर से निकाल देंगे, रोड में भीख मांगेंगे, तब जाकर उन्हें समझ में आएगा। पंकज ने कहा, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। लेकिन अब सरस्वती जी और दीनदयाल जी किसी की सुनने वाले नहीं थे। वह 2 दिन रहकर वहां से वापस चले आते हैं। पंकज और कविता पूछते रहते हैं, अरे फिर से तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? घर का काम कौन करेगा? मुझे ऑफिस जाना है। इतने सारे काम और ऑफिस का काम मैं कैसे संभाल पाऊं? सरस्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीनदयाल जी ने कहा, काम तुम्हारा है, तुम खुद संभालो। नौकरी नहीं संभाली जाती तो छोड़ दो। वह इतना बोलकर अपनी पत्नी के साथ अपना जरूरी सामान लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पंकज और कविता के घर पर एक नोटिस पहुंचती है। वह नोटिस कोर्ट की थी। जब पंकज उसे पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। आखिर बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कोर्ट का नोटिस कैसे भेज दिया? कविता भी अब अपने पति पंकज के पास पहुंच गई और दोनों उस नोटिस को पढ़कर गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी नोटिस जो लेके गया था वहां के कोर्ट का वकील, वह कहने लगा, देखो यह कोई साधारण नोटिस नहीं है। तुम लोग जो गुस्सा दिखा रहे हो यह वहां कोर्ट में नहीं चलेगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम पर धोखाधड़ी का केस किया है कि तुम दोनों ने पिता को मजबूर करके उनका पुश्तैनी मकान बेचवा दिया और यहाँ शहर में अपना मकान लेकर
माता पिता के ऊपर प्रताड़ना कर रहे हो, उन्हें तकलीफ दे रहे हो, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किए हो। तुम दोनों जेल भी जा सकते हो। पंकज कहने लगा, वकील साहब, आप कुछ पैसे लेकर इस केस को रफा दफा करवा दो, फैसला हमारे फेवर में करवा दो। वकील ने कहा, इतना आसान नहीं है। यह किसी अच्छे वकील का ही काम है जो इतनी जल्दी नोटिस यहाँ तुम्हें भेज दिया है। तुम लोग यदि सही सलामत रहना चाहते हो तो जाकर अपने माता पिता से ही मिलो। यदि वह केस वापस ले लेते हैं तो तुम लोग बच जाओगे, वरना दो में एक ही होगा। तुम लोगों को उनके पैसे वापस करने होंगे या जेल जाना होगा। यह सुनकर कविता और पंकज की आंखें फटी रह गई। अब दोनों घबरा गए और दूसरे ही दिन गांव पहुंच गए। गांव में पता लगाने लगे कि उनके माता पिता किसके घर पर रुके हुए हैं। किसी ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर में है। वहां पर जाकर पंकज अपना मायूस सा चेहरा लेकर अपने पिता से कहता है, पापा, यह सब क्या है? आपने मुझे जेल जाने का तो पूरा प्रबंध कर दिया। आखिर मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीनदयाल जी ने कहा, तुमने जो हमारे साथ किया है वह कोई इकलौता बेटा नहीं कर सकता। मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता था अब बेटा और पिता का नहीं रहा। हमारा और तुम्हारा तो फैसला कोर्ट से ही होगा। बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाकर आपको देंगे? और कोर्ट की बात, क्या आप अपने बहू बेटे को जेल भेजेंगे? दीनदयाल जी अपने बेटे और बहू के माया जाल में फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधे कह दिया, हाँ, तुम लोग यदि मेरा पैसा वापिस नहीं किए तो जेल ही जाओगे। बहू कहने लगी, बाबूजी, माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलिए। वह आप लोगों का ही तो घर है। अब आप लोगों की मर्जी उस घर में चलेगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, आप दोनों की सेवा करूंगी। आप लोगों को मैं एक भी काम नहीं बोलूंगी। देखिए, मैं आप दोनों के सामने कान पकड़कर माफी मांग रही हूँ। चलिए, वापिस अपने घर चलिए। हम आप दोनों की खूब सेवा करेंगे। थोड़े समय के लिए तो सरस्वती जी का मन बदलने वाला था, लेकिन इस बार दीनदयाल जी अपने पत्नी के कोमल हृदय को समझ रहे थे। वह उनके बहकावे में नहीं आना चाहते थे। बेटे बहू पर एक बार भरोसा करके उन्होंने देख लिया था। उन्होंने अब सरस्वती जी को उनका हाथ नीचे करते हुए कहा, नहीं, मेरी पत्नी और मैं तुम दोनों के यहाँ नहीं जाएंगे। मेरी भोली भाली पत्नी को पहले ही बहका कर तुम लोगों ने मेरा सारा घर और गांव की जमीन बेचवा दिया। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। यह कहकर वह दोनों वहां से उठकर चले गए। उनके दोस्त का बेटा समीर, जो अब तक सारी बातें सुन रहा था, वह अब कहने लगा, पंकज भाई, तुमने अंकल के साथ बहुत बुरा किया है। यदि तुमने अंकल की सारी प्रॉपर्टी, उनके पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा जेल जाना पक्का है। पंकज अब समझ गया था कि अब मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वह अपने घर वापस चला जाता है। पैसे के लिए खूब कोशिश करता है कि मैं पिताजी के पैसे वापस कर दूं, लेकिन 8 लाख रुपए 3-4 महीने में वापस करने थे। इतना जल्दी यह पैसे वह कहाँ से लाता? वह मजबूर हो गया। उसने अपने शहर वाला फ्लैट बेच दिया और 8 लाख रुपए अपने पिता को दे दिया। बाकी के पैसे उसने बैंक में रख दिया और खुद किराए के मकान में जाकर रहने लगा। दीनदयाल जी उन 8 लाख में से गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदकर अपना छोटा सा मकान बना लेते हैं और पति पत्नी फिर से अपने गांव में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं।